आओ इसके आगे फेज वगैरह हमने देख लिया था। अभी इस क्लास में हम देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ टू SHMs हैविंग सेम पीरियड एंड अलोंग द सेम पाथ। पीरियड सेम है और सेम पाथ पर दो SHM चल रही है, मतलब एक ही पाथ पर दो SHM है और उनका पीरियड सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट है और उनका फेज डिफरेंट है। तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो उनका वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो अब हम पहले तो दो SHM लेके चलते हैं, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये लेके चलते हैं। पहली SHM लेके चलते हैं x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस 5 1, क्योंकि बोला है इनिशियल फेज डिफरेंट है और एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। ये एक x1 हुई, दूसरी हो गई x2 a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 2, ये दूसरी हो गई। इन दोनों का ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। इन दोनों का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा, मतलब x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है, वेक्टर सम इसलिए बोला कि यदि ये वेक्टर हो तो ये इस तरह से हम बताएंगे। ठीक है, तो अब हम इसे लेकर यदि चले दोनों का एडिशन a1 साइन ओमेगा टी प्लस 5 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 2। ठीक है, इन दोनों को हम एक्सपांड करेंगे तो a1 साइन ओमेगा टी कॉस 5, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, प्लस a1 दोनों में अंदर आएगा साइन ओमेगा टी कॉस 5 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म a1 कॉस ओमेगा टी साइन 5। ठीक है, सेकेंड वाले को करेंगे a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 2, ये 5 1 है, हाँ 5 1 है, 5 2 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5 2। ठीक है, इसको एक्सपांड किया। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लेते हैं। कुछ चीजें हैं कॉमन निकालने की, साइन ओमेगा टी कॉमन निकल सकता है, कॉस ओमेगा टी कॉमन निकल सकता है। तो हमने ये निकाला तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी कॉमन यदि निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा, a1 कॉस 5 1 प्लस a2 कॉस 5 2, कॉस की टर्म है पूरी, प्लस यहाँ कॉस ओमेगा टी निकालते हैं तो क्या बच जाएगा, a1 साइन 5 1 प्लस a2 साइन 5 2। ठीक है, ये टर्म से ये टर्म से समझ में आया, इतनी चीजें कॉमन निकली। अब हम क्या करते हैं, ये पूरी टर्म कॉस की है तो इसके बदले में हम कॉस डेल्टा लिख लेते हैं। अब a भी है तो हम यहाँ पर r कॉस डेल्टा लिख लेते हैं। ठीक है, r कॉस डेल्टा या हाँ r कॉस डेल्टा, और इस पूरी टर्म को लिख लेते हैं हम r साइन डेल्टा। हमको सॉल्व करना इजी हो जाएगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ना। a1 क्या है, पहली वाली टर्म का मैग्नीट्यूड है, 5 1 क्या है, उसका फेज है। तो ये सब चीजें नंबर्स में मैग्नीट्यूड में होगी तो ये सब चीजें क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई।
तो हम क्या करेंगे, इसको हम पूरी एक वैल्यू पुट कर देते हैं उसी के फॉर्म में, ठीक है। तो कॉस है तो कॉस रख दिया, ये φ1 φ2 है तो उसके बदले में एंगल ही रख दिया, और a1 a2 एम्पलीट्यूड है तो उसकी इसमें भी हमने एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड ही रख दिया r, वैसे ही यहाँ पर किया, ठीक है। बाद में हम कंसीडर करेंगे कि हमने ये क्या कंसीडर किया था, वो क्या कंसीडर किया था। अपनी यहाँ जगह कम है इसलिए मैं अभी और एक टर्म नहीं बढ़ा रही, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी आर कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी आर साइन डेल्टा। फिर से एक फॉर्मूला आ गया, ये मैंने आर कॉमन निकाला तो साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। जो हमने यहाँ एक्सपांड किया था वापस वही टर्म आ रही है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, मतलब जो रिजल्टेंट, ये क्या हो गई, रिजल्टेंट वेव हो गई, रिजल्टेंट एसएचएम हो गई। तो जो भी वेव का ये फॉर्मूला आया, रिजल्ट आया, वो भी एक एसएचएम का ही फॉर्मूला आया। मतलब दोनों यदि साइमल्टेनियसली चल रही है दो एसएचएम, तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो भी एक एसएचएम ही होगा, हमें ये बताना था, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी फॉर्म में आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, सिर्फ फाई की जगह यहाँ पर क्या है डेल्टा, और एम्पलीट्यूड यहाँ पर हो जाएगा आर, ठीक है। और इसका फेज क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टी ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये उसका फेज हो जाएगा, बाकी होगी एसएचएम, ठीक है। अब हमने जो कंसीडर किया था आर और ये डेल्टा, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं a1 a2 के फॉर्म में और φ1 φ2 के फॉर्म में, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको इतना समझ में आ गया होगा, इजी था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। तो अब हम आर और डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम पहले ये लेके चलेंगे कि हमने क्या कंसीडर किया था। तो इसको मैं अभी नहीं डिलीट कर रही हूँ, देखो आर कॉस डेल्टा इज इक्वल टू क्या था, a1 कॉस φ1 प्लस a2 कॉस φ2, ठीक है। दूसरा क्या था, r साइन डेल्टा इज इक्वल टू a1 साइन φ1 प्लस a2 साइन φ2, ये चीज़ थी ना, ठीक है। अब बाकी सबकी चीज़ों की हमको ज़रूरत नहीं है, बस इससे हमें क्या पता चला, जो रिजल्ट आया वो भी एक एसएचएम थी, बस इतना हमें पता चला, ठीक है। तो अब इससे हमको आर की वैल्यू फाइंड करना है, तो दोनों को स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। तो पहले वाले को स्क्वायर करते हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, दूसरे वाले को भी करके ऐड कर देते तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे a1 कॉस φ1 प्लस a2 कॉस φ2 का स्क्वायर प्लस a1 साइन φ1 प्लस a2 साइन φ2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकालती हूँ मैं, आर स्क्वायर क्या बच जाता है, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं 1। तो मैं यहाँ डायरेक्ट 1 पुट कर रही हूँ, क्योंकि अब अपने को ये एक्सपांड करना है तो उसके लिए काफ़ी जगह लगेगी। इज इक्वल टू क्या एक्सपांड होगा, a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर φ1 प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर φ2 प्लस 2a1 a2 कॉस φ1 φ2, ये तो एक का हुआ एक्सपांड, ठीक है। अब सेकेंड, ये a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर φ1 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर φ2 प्लस 2a1 a2 साइन φ1 साइन φ2,
आया समझ में इतना? अब देखो यहाँ से a1 स्क्वायर यदि मैं कॉमन निकालती हूँ तो cos स्क्वायर 5/1 और sin स्क्वायर 5/1 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस a2 स्क्वायर कॉमन निकालती हूँ, यहाँ एक टर्म आएंगी वो आप लिख लेना, मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट समझा रही हूँ, आप भी डायरेक्ट लिखो तो चलेगा। अब इतना अंडरस्टूड है कि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। a2 स्क्वायर कॉमन निकाले तो देखो cos स्क्वायर 5/2 और sin स्क्वायर 5/2, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा 1 प्लस, अब हम निकालते हैं 2a1 a2 cos 5/2 है यहाँ ऐसे लिख लिया, हाँ, अब ये cos 5/1 5/2 मतलब cos a cos b प्लस sin a sin b, दोनों कॉमन निकल गया दोनों में से, ये देखो 2a1 a2 2a1 a2 ये कॉमन निकला, क्या बच गया cos a cos b sin a sin b, किसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस b, मतलब ये 5/1 माइनस 5/2, ठीक है, तो ये टर्म आ गई। अब r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट SHM, r इज इक्वल टू क्या मिला हमें a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5/1 5/2, ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट r। अब हमें निकालना है डेल्टा की वैल्यू, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा कैसे निकालते हैं हम, tan थीटा निकालते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज, तो हम क्या निकालेंगे, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, क्योंकि हम tan थीटा के फॉर्म में निकालते हैं, तो r साइन डेल्टा अपॉन r cos डेल्टा, r से r कैंसिल, क्या बच जाएगा tan डेल्टा, साइन डेल्टा अपॉन cos डेल्टा क्या हो जाएगा tan डेल्टा, इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे a1 साइन 5/1 प्लस a2 साइन 5/2 अपॉन a1 cos 5/1 प्लस a2 cos 5/2, tan डेल्टा है ये, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हटा दो अब, इसका काम हो गया, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स a1 साइन 5/1 प्लस a2 साइन 5/2 अपॉन a1 cos 5/1 प्लस a2 cos 5/2, तो जो रिजल्टेंट हमारी SHM आई थी उसका इनिशियल फेज डेल्टा इज इक्वल टू आ गया ये, तो हमने r की भी वैल्यू फाइंड कर ली, डेल्टा की भी वैल्यू फाइंड कर ली, जो हम कंसीडर करके चले, ठीक है, तो इस तरह से ये रिजल्टेंट हो गया। अब क्या होता है, ये r और डेल्टा अलग अलग कंडीशन में क्या आएंगे ये हम केसेस देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस है यदि दोनों SHM सेम फेज में हो, मतलब 5/1 इज इक्वल टू 5/2 हो, ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे इक्वेशन दोनों लिख लेते हैं, r की वैल्यू और डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा तो लिखा है, मैं r यहाँ लिख लेती हूँ, r क्या मिला था हमको, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5/1 माइनस 5/2, ये मिला था, ठीक है। अब हम अलग अलग केस देखेंगे, तो फर्स्ट केस हम कौन सा देख रहे हैं कि दोनों SHM, फर्स्ट केस 1 क्या है, इफ 2 SHM are in same phase,
सेम फेज मतलब फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2, ये लेके चलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2, तो फाई 1 माइनस फाई 2 क्या हो जाएगा 0। कॉस 0 मतलब होता है 1, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 2a1 a2, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 का स्क्वायर और ये अंडर रूट, मतलब r इज इक्वल टू a1 प्लस a2। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा कब, जब दोनों जो SHM है वो सेम फेज में होंगे। ठीक है, अब जब वो दोनों सेम फेज में हैं तो डेल्टा, अच्छा अभी पहले डेल्टा नहीं निकाला है, हम r की ये वैल्यू लेके चलते हैं, तो ये मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम कब होगा, जब a1 इज इक्वल टू a2 है, इज इक्वल टू हम a कंसीडर कर ले, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a। तो सेम फेज में हो और सेम एम्पलीट्यूड की यदि SHM हो तो इनका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम, उस समय रिजल्टेंट SHM का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब दूसरा केस हम लेके चलते हैं। दूसरा केस हम लेके चलेंगे, यदि दोनों परपेंडिकुलर है, सेम फेज में है, सेम फेज में है एंड कैसी है ये, सेम फेज नहीं, दोनों कैसी है परपेंडिकुलर है, दोनों SHM कैसी है इन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा फाई 1 माइनस फाई 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 और कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। तो क्या हो जाएगा r की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर r इज इक्वल टू अंडर रूट, ये पूरी टर्म 0, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ठीक है, और इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, दोनों का एम्पलीट्यूड यदि सेम हो तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो a अंडर रूट 2, ये आ जाएगी r की वैल्यू। तो देखो ये 2a से तो कम ही है क्योंकि अंडर रूट 2 है ना, तो इस समय भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं रहेगा जब पाई बाय 2 वैल्यू रहेगी। ठीक, अब अगला केस है जब दोनों SHM पाई डिग्री पर हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो फाई माइनस फाई 2 पाई हो। जब ये पाई होगा तो कॉस पाई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, यहाँ पुट करेंगे -1 पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी a1 माइनस a2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो आ जाएगा a1 माइनस a2, मतलब कम से कम ही एम्पलीट्यूड होगा यदि दोनों में डिफरेंस आएगा तो। और यदि a1 इज इक्वल टू a2 है तब तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, यदि सेम एम्पलीट्यूड की है और अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब दोनों के बीच में पाई एंगल बन रहा है, तब तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो कंडीशंस है ना, ऐसी चीज़ें आपको एक तो ऑब्जेक्टिव में काम आती है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आती है, और ध्यान रखना पड़ता है कि किस समय क्या हो रहा है। ठीक है, कैसी कंडीशन लगेगी तो क्या रिजल्ट आएंगे इसके। तो ये आपके केस थे कंपोजिशन ऑफ 2 SHM के लिए। ठीक है, जिसमें हमने रिजल्टेंट उसका मैग्नीट्यूड निकाला और साथ में हमने डेल्टा की वैल्यू निकाली, मतलब इनिशियल फेज निकाला। इनिशियल फेज मतलब
ओमेगा टी प्लस फाइव में फाइव इनिशियल फेज होता है, इसलिए फाइव वन फाइव टू दो डिफरेंट लेके चले थे। बाद में अकॉर्डिंग टू केसेस हमने दोनों को सेम भी लिया है, डिफरेंट भी लिया है, उनके बीच में डिफरेंस भी लिया है कितना कितना रहेगा, तो क्या क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कंपोजिशन ऑफ 2SHM ये देखा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कभी कभी ये जो क्वेश्चन है ये भी 4 मार्क्स के लिए आ जाता है, ये पूरा पूछ लिया तो, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी है और इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा संभल के करना है। बहुत इजी, बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे यदि आपको समझ में आ गया कि अगली स्टेप, पहली स्टेप से समझ में आ जाता है कि अगली स्टेप क्या होने वाली है। इसलिए बहुत ज़्यादा इसको रटने वटने की ज़रूरत नहीं है और ईजी है। तो एक बार समझ लो, नहीं समझ में आता तो आप बार बार, आपको ऑनलाइन एजुकेशन का ये बहुत फ़ायदा है कि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई ना वो आप बार बार रिपीट करके देख सकते हो, तो समझ में आएगा। पहली बार नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार तो आएगा, नहीं आएगा दूसरी बार, तीसरी बार में आएगा, तो आप रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। ठीक है, एक हम ऐसे पार्टिकल लेते हैं कि भाई ये मेन पोजीशन है, ठीक है इसकी, और ये M है और ये N है, ये यहाँ से ये M to N ये परफॉर्म कर रहा है। ठीक, और यहाँ कहीं ये है मेन पोजीशन इसकी O, और ये पार्टिकल यहाँ कहीं है x डिस्टेंस पर P यहाँ पर है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या होगी। ठीक, तो हमने देखा है, अभी हम सब जो कुछ निकाले, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब लेकर चलेंगे। तो वेलोसिटी, एक्चुअली टोटल एनर्जी क्या होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड करेंगे, फिर टोटल एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की हमको लगती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2mv²। ये यदि पुट करें यहाँ पर तो 1/2m v² की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर, और ये जो है, ये जो टर्म है ओमेगा स्क्वायर, ये टर्म, ये स्क्वायर से ये कट जाएगा रूट, और यहाँ आ जाएगा a² माइनस x²। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ता है। तो वर्क डन के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो फोर्स। फोर्स यहाँ पर क्या लग रहा है, SHM है, तो हम कौन सा फोर्स लेके चलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स Kx। ठीक है, तो वर्क डन, सिर्फ x डिस्प्लेसमेंट की वर्क डन क्या हो जाएगा, dw f इंटू dx, और इससे छोटा डिस्प्लेसमेंट लेके चलते हैं तो f इंटू dx। फिर ये यदि हम पुट करते हैं क्या आ जाएगा, f की वैल्यू माइनस kx इंटू dx।
तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आ गई 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब हम क्या ले रहे हैं, ये dx था और ये हमने इंटीग्रेशन करके w निकाल लिया इज इक्वल टू ये आ गया के एक्स स्क्वायर। अब यही वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, यही जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब के एक्स स्क्वायर के की वैल्यू क्या थी, k अपॉन एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एम, तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी ये प्लस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको एक्सपांड कर दो तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये से ये कैंसिल, माइनस प्लस है, जीरो हो जाएंगे, तो टोटल एनर्जी क्या बच जाती है, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ देखो टोटल एनर्जी में m कैसी टर्म है, मास ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, a मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब ये पूरी जो टोटल एनर्जी आई ये कैसी है, पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है। सिर्फ यहाँ पर पूरे एसएचएम में क्या सिर्फ वेरिएबल होता है, x, जो कि इसमें है ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी में है, पोटेंशियल एनर्जी में है, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है पूरे एसएचएम में, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है, बट टोटल एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कोई भी जगह पर आप देखो, यदि मीन पोजीशन में देखोगे तो भी टोटल एनर्जी यही होगी, एक्सट्रीम पोजीशन में देखोगे तो भी टोटल एनर्जी यही होगी, कहीं बीच में देखोगे तो भी टोटल एनर्जी यही होगी। इसका मीनिंग हुआ ये, क्योंकि यहाँ एक्स की टर्म नहीं है, मतलब टोटल एनर्जी कोई भी पोजीशन में कैसी आएगी, सेम आएगी। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसी भी टाइम पर किसी भी जगह पर जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट होगी इन एसएचएम। ठीक है, ये है इसका रिजल्ट। अब हम इसको और यदि दूसरे फॉर्म में लिखना है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, E 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी का स्क्वायर ए स्क्वायर। इस फॉर्म में लिखना है तो भी लिख सकते हो, तो 1/2 m 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2m पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। इस फॉर्म में ऐसा आ गया। अब इसको मेरे को यदि f के फॉर्म में लिखना है, मतलब फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखना है, फ्रीक्वेंसी हमने n लिया था, E इज इक्वल टू 2m पाई स्क्वायर 1/t स्क्वायर मतलब f स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ a एम्पलीट्यूड है, हाँ एरिया नहीं है, तो इस फॉर्म में भी हम इस एनर्जी को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये जो एनर्जी है इसको अलग अलग पोजीशन में देखते हैं। जैसे अब हमने
बता तो दिया कि ये जो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई भी टर्म वेरिएबल नहीं है, पर फिर भी हम निकालते हैं कि मीन पोजीशन में टोटल एनर्जी क्या होगी, एक्सट्रीम में क्या होगी, कहीं बीच में और निकाल लेंगे कि क्या होगी। ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं। दूसरा, ये रिजल्ट निकालने से हम इसके कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ पार्टिकल, is directly proportional to square of amplitude, is inversely proportional to square of period, is directly proportional to square of frequency। तो जो जो टर्म है उस, ये डबल पाई किया मैंने, m था एक्चुअली। तो यहाँ पे जो जो क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटी, उनके साथ कैसा रिलेशन है, फॉर्मूला देखकर आप लिख सकते हो, उसी को कंक्लूजन बोलते हैं। अब हम केसेस देखते हैं, स्पेशल केसेस, कि कब ये जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है। तो पहली पोजीशन लेते हैं हम, मीन पोजीशन। x इज इक्वल टू होता है 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन में, तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई। x है, x की वैल्यू 0 पुट किया तो पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x 0 है तो क्या बच गई है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, दोनों का एडिशन। ये 0 है तो काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। आ गया, वही आ गई टोटल एनर्जी। एक्सट्रीम पोजीशन पे x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, x की जगह a पुट करो, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, x स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। x की जगह क्या पुट करेंगे, a, तो ये टर्म हो गई 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, तो टोटल एनर्जी क्या आ गई, काइनेटिक 0 है, बस पोटेंशियल एनर्जी और वो है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे भी टोटल एनर्जी वही आई जो हमने इसके पहले डिस्कस किया था, मीन पोजीशन पे भी वही आई। ठीक है, अब हम कोई एक और पोजीशन पर देख लेते हैं। ठीक है, अब हम एक और कंडीशन देखते हैं कि यदि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यदि सेम होती है तो कौन सी पोजीशन में सेम होगी। हम ऐसे पोजीशन नहीं निकाल सक रहे थे कि x का कितना डिस्टेंस ले, तो हमने क्या किया कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ सेम होंगी, हम ये फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, पार्टिकल के किस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ये होती है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो हमको इससे क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू, मतलब कौन सी पोजीशन में, पार्टिकल के किस पोजीशन में दोनों एनर्जी इक्वल होगी। तो इसको सॉल्व करो, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सब में 1/2 m ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। अरे यही तो कॉमन था, मैंने इसको एक्सपांड क्यों किया, ये पूरा कैंसिल हो रहा है ना। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, x
स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए, नहीं a अपॉन अंडर रूट 2, क्योंकि ये स्क्वायर है ही, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर है तो a ही रहेगा और ये 2 पे अंडर रूट आ जाएगा। तो इतने डिस्टेंस पर दोनों जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों कैसी होगी, सेम। किस पर, अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, तो ये मीन पोजीशन है, ये ए है, ये माइनस ए है, तो प्लस इधर ए अपॉन रूट 2 और यहाँ इधर ए अपॉन रूट 2, माइनस, तो प्लस माइनस, ये दोनों जगह पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। अब निकाल रहा है हाफ पे कितनी होगी, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि x की किस पोजीशन पर दोनों एनर्जी सेम होगी, या तो न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी आ सकता है या थ्योरेटिकल के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। अब हमने मीन पोजीशन देखा था, एक्सट्रीम पोजीशन देखा था, अब हम हाफ देखते हैं। आधे दूर पर है, ठीक है, जैसे ये है SHM, ये A है, ये माइनस A है, तो यहाँ हो गया हाफ A/2 और यहाँ हो गया माइनस A/2, ये मीन पोजीशन। तो ये दोनों जगह पर कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी कितनी, तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, है ना, x की वैल्यू a/2 पुट किया तो x स्क्वायर a स्क्वायर बाय 4, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर बाय 4, ठीक है, मतलब 3/8 m ओमेगा स्क्वायर a। काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर की वैल्यू a/2 मतलब a स्क्वायर बाय 4, मतलब 1/8 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी फाइंड करना है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, 1/8 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 3/8 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, 1/8 3/8 4/8 आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर 2 टाइम्स, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। देख लो, कोई भी पोजीशन में आप निकालो, किसी भी पोजीशन में क्या आ रही है टोटल एनर्जी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट, ठीक है। अब इसका यही जो रिजल्ट है इसके अकॉर्डिंग एक हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया, अच्छे से समझ लो। ये एनर्जी का ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी तो सिर्फ अलग अलग पोजीशन पे सिर्फ पूछेगा तो 2 मार्क्स के लिए, यदि टोटल पूरा पूछ लेता है तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और सिर्फ ग्राफ यदि पूछता है तो वो भी 2 मार्क्स के लिए ग्राफ पूछता है, सिर्फ ग्राफ। तो ये सब समझ में आएगा तभी आप ग्राफ सही बना पाओगे, ठीक है। ग्राफ के लिए हमें कैसे लेके चलना है, तो ये तो हमने लिया एनर्जी लाइन, ठीक है, मैं रुक जाओ, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, मैं स्केल लेकर आ रही हूँ।
थोड़ा पेशेंस के साथ बनाना पड़ेगा इसको। तभी आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, अभी यहाँ देखो, ये एनर्जी है E, ये मैक्सिमम 1/2 m⍵² a², ये मैक्सिमम एनर्जी, और ये 0 एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक है, अब हम एक एक के लिए बनाते हैं। ये हो गया, ये मैक्सिमम पोजीशन A, मतलब डिस्प्लेसमेंट, और ये -A यहाँ ले लूँ मैं, वैसे ही यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, ये हो गई मेन पोजीशन। मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मतलब ये, और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनेगा ऐसा। ये कौन सी एनर्जी हो गई? काइनेटिक, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन में थी मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन में थी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम यहाँ पर, और मेन पोजीशन पे मिनिमम। मतलब ये जो हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, शायद मेरे से अच्छा ना बने, आप अच्छा बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, जहां पर ये मिनिमम है, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम एनर्जी। समझ में आई? तो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, ये पोजीशन में दोनों बराबर, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर जहाँ दोनों इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये यदि मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये वाली लाइन, तो ये वाली लेंथ क्या होगी? ये जो लेंथ आई हमने निकाला था ना, दोनों इक्वल है, तब ये वाली क्या है? a/√2। ये जो लेंथ है ये आ गई a/√2, प्लस और माइनस। आ रही है समझ में बात? तो ये है ग्राफ एनर्जी लेवल का। फिर हमने देखा था कि हाफ पर, ठीक है, ये दोनों का हाफ लो, ये दोनों का हाफ, मतलब यहाँ ये a/2 है, यहाँ a/2। ठीक है, क्या आया था a/2 पर? काइनेटिक एनर्जी आई थी 3/8 m⍵² a², और पोटेंशियल एनर्जी आई थी 1/8 m⍵² a²। अब मैं इसकी जगह यहाँ पर पुट कर देती हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यदि मैं पोटेंशियल टोटल एनर्जी 100% कंसीडर करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी है 25% और काइनेटिक एनर्जी है 75%। तो a/2 पर देखो पोटेंशियल एनर्जी, इसको लाइन ड्रॉ करो ऐसे, ठीक है, मैं दूसरे कलर से करती हूँ ड्रॉ।
ये लाइन ड्रॉ करो, दोनों साइड जो कुछ हमने रिजल्ट लाया वो ग्राफ में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये तो चेक करना पड़ेगा ना। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है, और ये यहाँ पर आपका हाफ है। तो ये हो गया 25%, 50% और ये 75% और ये 100%। ठीक है, तो क्या आ रहा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ गया। मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी है 75% और पोटेंशियल एनर्जी है 25%। देखो पोटेंशियल एनर्जी है 75% यहाँ पे भी, और यहाँ पर ये 50% हो गया, काइनेटिक एनर्जी 75% पर आ गया। तो हाफ जब है, x की वैल्यू a/2 है, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 1/3 होती है और काइनेटिक एनर्जी 3/4 होती है। 1/3 नहीं, 1/4 होती है और काइनेटिक एनर्जी 3/4 होती है। मतलब 75% काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 25%। आ रही है बात समझ में। तो ये जो कंक्लूजन है और ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको नहीं समझ में आए तो इसको आप बार बार रिपीट करके देख लेना। पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ग्राफ आता है आपको तो 2 मार्क्स के लिए आता है, उसमें आपको ये परसेंटेज नहीं बताना है, बाकी सारी चीज़ें आपको बताना है जो ब्लैक से लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे ये जो 2 बड़े बड़े एक्सप्रेशन थे, एक तो कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs और दूसरा एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SHM, ये जो 2 बड़े कंसेप्ट थे ये मैंने कंप्लीट किया यहाँ पर। ठीक है, तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और नहीं समझ में आया तो आप रिपीट करके देखो, लेकिन देखो अच्छे से, ध्यान से। ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप एग्ज़ाम क्लियर करो तो ही, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ो, पर नॉलेज के लिए भी पढ़ो, नॉलेज के लिए भी समझो। इसलिए इसको अच्छे से समझो, और एक बार समझ लोगे तो आप एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। बहुत ज़्यादा लर्न और करने की और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती यदि आपको समझ में आ गया। और इसके न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है, यदि सारे कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छे तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करो अच्छे से, एग्ज़ाम तो होंगी आपकी।